घमंडी सास और गरीब बहू। एक गांव में स्वरूपा और सुंदर नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके पास खूब सारा पैसा और जमीनें थीं। इनके 2 बेटे थे, गौतम और प्रीतम। दोनों बच्चों ने अच्छी पढ़ाई की। वो हमेशा यही सोचते थे कि दोनों लड़कों की शादी एक अमीर घराने में हो जाए। कुछ दिनों बाद बड़ा बेटा गौतम ने एक मिडिल क्लास लड़की मधुरिमा से शादी कर ली और दोनों घर पहुँचे। ये देखकर स्वरूपा और सुंदर दोनों शॉक हो जाते हैं। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। इस लड़की का नाम मधुरिमा है। इस लड़की का दिल बहुत अच्छा है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत सालों से प्यार कर रहे थे। मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा और आपकी सहमति से ही शादी करूंगा, लेकिन इसके माँ बाप ने इसकी जबरदस्ती दूसरी जगह शादी करने की कोशिश की। इसीलिए मुझे अचानक इससे शादी करनी पड़ी। माँ, प्लीज माँ, मेरी बात को समझिए। इस लड़की को एक्सेप्ट कीजिए। कृपा करके हमें आशीर्वाद दीजिए माँ। इस तरह बोलता है। बेटे की बातें सुनकर पिता बोलता है, अच्छा, चलो अंदर आ जाओ। जाने दो स्वरूपा, तुम भी तो हमेशा कहती रहती हो ना कि बड़ा बेटा जो भी करता है सोच समझ के करता है। उसने कहा ना कि उसे हड़बड़ी में ऐसी शादी करनी पड़ी। चलो उसे आशीर्वाद दो। इस तरह दोनों बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। स्वरूपा को पसंद ना होने पर भी वो बच्चों को आशीर्वाद देती है। अगले दिन से ही स्वरूपा मधुरिमा को हमेशा बेइज्जत करके कोई न कोई खरी खोटी सुनाती रहती थी। अरे, यहाँ ग्लास रखे थे, दिखाई नहीं दे रहे। अरे, चम्मच भी नहीं दिखाई दे रहे। इतने दिनों से इस घर में ऐसा कभी नहीं हुआ। जब से तुम इस घर में आई हो, सारे सामान गुम होते जा रहे हैं। इस तरह वो बोल रही थी। अरे सासू माँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। कौन से ग्लास और कौन सा चम्मच, वो देखने में कैसे होते हैं? इस तरह मधुरिमा बोलती है। इसी तरह हमेशा स्वरूपा कोई न कोई नया बहाना ढूंढकर मधुरिमा को कोई न कोई बुरी बातें बोलती रहती थी। इस तरह 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने बाद स्वरूपा के मन में ख्याल आता है कि कहीं उसका दूसरा बेटा भी लव मैरिज ना कर ले। इसी डर से एक बड़े रईस खानदान के नंदिनी नाम की लड़की से अपने दूसरे बेटे की शादी करवा देती है। शादी के बाद से स्वरूपा नंदिनी को बड़े प्यार से देखती थी। एक दिन स्वरूपा की दूर की रिश्तेदार सुप्रजा दोनों बहुओं को देखने के लिए उसके घर आती है। हाँ भाभी, माफ कर दीजिए मुझे। मैं आपके दोनों बच्चों की शादी में नहीं आ सकी। अरे, कहाँ है तुम्हारी बहुएं? हमें उससे परिचय नहीं कराओगी? अरे भाभी, क्यों नहीं परिचय कराऊंगी? अरे बहू रानी। ये बात सुनते ही रसोई घर से मधुरिमा बाहर निकलती है। मधुरिमा को देखकर स्वरूपा को बहुत गुस्सा आता है। बेटी नंदिनी, इस तरह बुलाती है। क्या बात है सासू माँ, बताइए। आजा बहू, मेरे पास बैठ। इस तरह बोलकर नंदिनी को अपने पास बिठाकर, ये देखिए भाभी, मेरी बहू नंदिनी। इसने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, ऊपर से 50 लाख दहेज में लाई है। इतना ही नहीं, इसके पिताजी ने इसी सिटी में 2 फ्लैट्स भी दिए हैं। इस तरह वो अपनी छोटी बेटी की तारीफ करने लगी। बेचारी मधुरिमा वहीं खड़ी थी, लेकिन उसने उसका परिचय नहीं कराया। थोड़ी देर वहीं खड़े रहने के बाद मधुरिमा चुपचाप रसोई घर में वापस चली गई। अरे ओ मधु, घर पे रिश्तेदार आए हुए हैं, इतना भी नहीं पता कि कॉफी बना कर लाओ। इस तरह स्वरूपा मधुरिमा से कहती है। मधुरिमा फटाफट कॉफी बनाकर लाती है और जब वो कॉफी सुप्रजा को दे रही होती है तो सुप्रजा, अरे भाभी, कौन है ये लड़की? ये बात कहते ही इस तरह स्वरूपा पूछती है। अच्छा, इसके बारे में बताने लायक ज्यादा कुछ नहीं है। मेरे गौतम ने इसी से शादी की है। इसका नाम मधुरिमा है। कहते ही मधुरिमा बोली, नमस्ते जी। ये बात सुनकर सुप्रजा बोली, बहुत बढ़िया, तुम अपने नाम के हिसाब से ही बहुत मधुर लग रही हो। इस तरह बोलती है। ठीक है स्वरूपा, तुम तो बड़ी भाग्यवान हो। दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। इस तरह बोलकर वो बहुओं के हाथ में कुछ कवर्स रखकर चली जाती है।
इस तरह मधुरिमा ने घर के सारे काम निपटा लिए और सबके लिए खाना भी बनाया। सब लोगों के खाने के बाद जब वो खाना खाने बैठी तो उसके पास सिर्फ बचा कुचा खाना ही बचता था। कम से कम उसे खाने के लिए सब्जी भी नहीं बचती थी, लेकिन वो ये कोई भी बातें अपने पति को नहीं बताती थी। इस तरह से जब चल रहा था कि तभी छोटे बेटे प्रीतम को हैदराबाद में जॉब मिलता है और वो लोग हैदराबाद शिफ्ट होने की सोचते हैं। तब नंदिनी अपने सास ससुर से बोलती है, सासू माँ, ससुर जी, आप भी हमारे साथ हैदराबाद चलिए ना, इतने सालों से यहीं पर तो रहते आए हो, आइए ना ससुर जी। इस तरह बोलती है। ये बात सुनकर ससुर बोला, अरे बेटी, मुझसे नहीं होगा, मुझे यहाँ बहुत सारा काम है, चाहे तो तू अपनी सासू माँ को अपने साथ ले जाओ। इस तरह बोलता है। सासू माँ, आइए ना सासू माँ, इस तरह वो रिक्वेस्ट करती है। तब स्वरूपा बोलती है, अरे अरे बेटी, तू कितनी अच्छी है, तुझे मेरी कितनी चिंता है। चल चल, मैं जरूर चलूंगी तेरे साथ। सिटी देखकर बहुत साल हो गए हैं, खूब मस्ती करेंगे हम लोग। इस तरह बोलकर वो उनके साथ निकल पड़ती है। स्वरूपा पहली बार सिटी आई थी और वो जब से सिटी आई थी उसे सिटी देखने का खूब मन कर रहा था। पहले 3 दिन तो नंदिनी अपनी सास के साथ अच्छा बर्ताव करती थी। एक दिन जब स्वरूपा हॉल में न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, अरे 10 बजने को है और ये नींद से अभी तक जागी नहीं। इस तरह वो मन में सोचने लगी कि तभी नंदिनी अपने कमरे से जमाई लेते हुए बाहर निकलती है। नंदिनी को देखकर स्वरूपा बोली, हाँ चलो, अभी तो उठी, बेटी जल्दी जल्दी कॉफी बना दे, मैं काफी देर से जागी हुई हूँ। ये बात सुनकर नंदिनी बोली, अरे ये क्या सासू माँ, दूध वाला तो 5:30 बजे ही आ जाता है। अगर आपको कॉफी पीनी थी तो आप ही क्यों नहीं बना लेती? इतनी सी बात के लिए मेरे जागने तक का इंतजार करने का क्या जरूरत था? इस तरह नंदिनी बोलती है। नंदिनी की बात सुनकर एकाएक स्वरूपा शॉक हो जाती है। सासू माँ, ये बात सुनकर स्वरूपा बोली, हाँ कोई बात नहीं बेटी, मैं खुद ही कॉफी बना लेती हूँ। इस तरह बोलकर वो सोफे से उठती है। सासू माँ, लगे हाथों मेरे लिए भी कॉफी बना दीजिए। इस तरह नंदिनी बोलती है। दोनों मिलकर कॉफी पी रहे थे कि तभी नंदिनी बोली, सासू माँ, दोपहर को चिकन और बगारा राइस बना दोगी? खाए हुए बहुत दिन हो गए सासू माँ। इस तरह नंदिनी बोलती है। नंदिनी की बात सुनते ही स्वरूपा दंग रह जाती है। इस तरह नंदिनी धीरे धीरे अपनी सासू माँ को रसोई के सारे काम सौंप देती है। ऊपर से नंदिनी अपनी सास को घर से बाहर ही नहीं ले जाती थी। एक दिन नंदिनी अपनी सासू माँ के पास आकर बोली, सासू माँ, आज शाम को मेरे दोस्त घर आ रहे हैं, आपको उनके लिए घर पे ही खाना बनाना होगा। खूब सारे आइटम्स बनाने होंगे सासू माँ। मुझे जल्दी से जल्दी शॉपिंग पे जाना है, जब तक मैं वापस आऊँ आप सारा खाना बना दीजिएगा। इस तरह बोलकर वो शॉपिंग के लिए चली जाती है। बेचारी स्वरूपा अकेले ही रसोई घर में जरूरत का सारा खाना बनाकर रख देती है। शाम को सारे दोस्त डिनर पे आते हैं और सब लोग खाना खाकर चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद नंदिनी अपनी सास के पास आकर बोली, हाँ सासू माँ, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, मैं चलकर सो जाऊंगी। आप भी जल्दी खाना खा लीजिए और सो जाइए। इस तरह बोलकर वो चली जाती है। जब स्वरूपा खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुंचती है तो पूरे बर्तनों में कुछ भी खाने को नहीं बचा था। थोड़ा सा चावल या कम से कम थोड़ी सी सब्जी भी नहीं बची थी। बस वहाँ थोड़ा जला हुआ खाना बचा हुआ था। स्वरूपा बेचारी उसी खाने को खाने के लिए निवाला मुंह में रखने ही वाली थी कि अचानक से उसे मधुरिमा की याद आती है। उस निवाले को हाथ में पकड़कर उसे देखते हुए स्वरूपा बोलती है, बेटी मधुरिमा, तू भी जब दिन भर का सारा काम खत्म करके खाने के लिए बैठती थी तो तेरे लिए भी यही बचता था ना। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, अब मुझे पता चला कि मैंने क्या खो दिया है। इस तरह सोचकर वो दुखी हो जाती है। अगले ही दिन वो अपने बेटे प्रीतम के पास आकर बोली, बेटा मुझे गांव जाना है, तू फटाफट मेरे लिए टिकट बना दे। तब बेटा बोलता है, अरे माँ, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत, अभी 15 दिन ही तो हुए हैं, बाद में चली जाना। बेटा वो सब मैं नहीं जानती, मुझे जल्दी वापस जाना है।
ये बात सुनकर बेटा बोलता है, अरे माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? यहाँ कुछ हुआ है क्या? सब कुछ यहाँ ठीक ही है ना? यहाँ तुम्हें किस चीज की कमी है माँ? ऐसा कौन सा काम आन पड़ा कि इतनी जल्दी जाना है तुम्हें? इस तरह पूछता है। बेटा, मुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वही मैंने बहुत सारी चीजें कम की हैं। कुछ चीजों का मोल दूर होने पर ही पता चलता है बेटा। इस तरह बोलते ही बेटा उसके लिए टिकट बनवा देता है। इस तरह स्वरूपा अगले दिन सुबह अपने गांव पहुंचती है। सुबह नींद से जागकर मधुरिमा जब हॉल में पहुंचती है तो स्वरूपा उससे कहती है, बेटी मधुरिमा, ये ले बेटा, कॉफी पी ले। ये बात सुनते ही मधुरिमा अचंभित रह जाती है और बोलती है, सासू माँ, आप अचानक? अब कब आई सासू माँ? मैं आपके लिए कॉफी बना देती। इस तरह वो बोलने लगी। तब सासू माँ अपनी बहू के सर पर हाथ रखकर हाथ फेरते हुए बोलती है, पगली कहीं की, तू इसके लायक है बेटी। मैंने तुझे कितनी बातें कही, कितनी खरी खोटी सुनाई, लेकिन तू चुपचाप सहती रही। सच बताऊं तो ये जमीन जायदाद हमारे पास है, लेकिन उससे भी बहुमूल्य चीज तेरे पास है बेटी, वो है तेरे संस्कार। आज तूने अपने संस्कारों से मुझे जीत लिया है बहू। इस तरह बोलते हुए वो अपनी बहू को गले लगा लेती है। उस दिन से मधुरिमा और स्वरूपा खुशी खुशी साथ रहने लगे। सास बहू पार्ट 1। चंद्रगिरी नाम के एक गांव में दुर्गम्मा और रानी नाम की सास बहू रहते थे। ये दोनों देखने में तो एक दूसरे से प्यार का नाटक करते थे, लेकिन मन ही मन एक दूसरे से हमेशा गुस्सा रहते थे। इनके पास लक्ष्मी नाम की एक गाय थी। हर दिन दुर्गम्मा लक्ष्मी का दूध दुहकर बाहर बेचकर आती थी। उसके साथ साथ उनका छोटा सा खेती बाड़ी का काम भी था। लेकिन रानी को अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए सास से पैसे मांगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए जैसे ही दुर्गम्मा लक्ष्मी का दूध बेचने के लिए घर से जाती थी, रानी वापस लक्ष्मी के पास आकर और थोड़े से दूध दुहकर उन्हें बेच देती थी। एक दिन दूध दुहने के बाद रानी लक्ष्मी से, देखो लक्ष्मी, मैं तुम्हारे पास चुपके से इस तरह दूध दुह रही हूँ। इसके बारे में अगर तुमने सासू माँ को बताया ना तो आज से तेरा चारा डालना बंद कर दूंगी, ध्यान रखना। उसने कहा। लक्ष्मी बिना कुछ बोले चुप रह गई। रानी वो दूध लेकर अपने पहचान वालों के घर जाती है। अरे दीदी, सुरेखा दीदी, ये लो दीदी, आप रोज दुकान जाकर वो मिलावटी दूध लेना बंद कर दीजिए। मैं रोज आपके लिए दूध लाया करूंगी, आप किसी और के पास दूध लेने मत जाइए। इस तरह बोलते हुए उसे दूध दे देती है। इस तरह वो हर दिन 3 लोगों के घर में दूध डाला करती थी और घर वापस आ जाती थी। जब सास लोगों के घर दूध देकर घर वापस आती है तो देखती है कि रानी घर पर नहीं है। अरे कहाँ मर गई ये लड़की? हमेशा दूसरों के घर में ताक झाक करती रहती है। पता नहीं इसके बर्ताव में कब बदलाव आएगा। इस तरह वो मन में सोचने लगी। इतने में रानी घर आते आते ये देखती है कि सास पहले से ही घर पर है, तो वो अपने मन में सोचती है, अरे बाप रे, लगता है ये बूढ़ी पहले ही घर पहुंच गई है। ये मुझे ज्ञान बांटना शुरू कर देगी। ये तो अब मुझे आदत हो गई है, कोई न कोई बहाना जरूर बना दूंगी। आज भी कोई और बहाना बता ही दूंगी। इस तरह सोचते हुए वो घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही, अरे बहू रानी, मेरे घर से कदम बाहर रखते ही तू गांव भर में घूमने फिरने चली जाती है। अरे ऐसा मत कहिए सासू माँ, छोटा सा काम था इसीलिए बाहर गई थी, इतने में आप वापस आ गई बस। इस तरह वो झूठ बोल देती है। लेकिन दूसरी तरफ एक के बाद एक रोज दूध दुहने की वजह से लक्ष्मी को बहुत दर्द होता था, लेकिन वो चुपचाप दर्द को सह रही थी। लेकिन रानी को लक्ष्मी पर बिल्कुल भी दया नहीं आती थी। बेचारी लक्ष्मी इस दुख को सह नहीं पा रही थी और वो भगवान से प्रार्थना करती है और उसके प्रार्थना करते ही भगवान प्रत्यक्ष होते हैं। लक्ष्मी, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम हर रोज मेरी प्रार्थना करती हो, बताओ क्या हुआ? तब बेचारी लक्ष्मी अपना दुख बताती है। हे स्वामी, ये सास बहू मुझे थोड़ा सा चारा खिलाकर ढेर सारा दूध दूह ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो मेरा दूध नहीं, मेरा खून दूह रहे हैं। अब मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता स्वामी, इसीलिए मेरा दुख आपसे बताने के लिए रोज आपकी प्रार्थना कर रही हूँ।
अब मुझसे ये सब सहा नहीं जाता स्वामी, मुझे मुक्ति चाहिए। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? स्वामी, सास अगर दूध दूती है तो उसमें न्याय है, क्योंकि वो मुझे चारा खिलाती है तो उसके बदले मुझे दूध तो देना ही पड़ता है, लेकिन उनकी बहू को सबक सिखाना है स्वामी। ये बात सुनते ही स्वामी बोले, तथास्तु, वो तुमसे जितना भी दूध दुहेगी वो सब घर जाते ही पानी में बदल जाएंगे। ये बात सुनते ही लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है। धन्यवाद स्वामी। ये सुनते ही भगवान अदृश्य हो जाते हैं। रोज की तरह रानी लक्ष्मी के पास आकर दूध दुहकर जिन लोगों को वो दूध देती थी उनके घर पहुंच जाती है और बोलती है, हाँ दीदी, दूध लेकर जल्दी से मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे जल्दी जल्दी जाना होगा। ये बात सुनते ही सुजाता उन दूध को देखकर बोलती है, अरे रानी, ये क्या है? आजकल तुम्हारी गाय दूध के बदले पानी देती है क्या? ये कब से हो रहा है? क्या कहा? दूध पानी जैसा लग रहा है, एक बार मुझे देखने दो। इस तरह वो आश्चर्यचकित होकर पूछती है। दूध को देखकर रानी बोलती है, अरे ये क्या, मैंने ही तो अपने हाथों से दूध दुहे थे, लेकिन ये पानी में कैसे बदल गए? हाँ, ये सब हमें क्या पता, अगली बार ध्यान रखकर दूध लाना। ये बात सुनकर रानी अपना सर खुजलाते हुए दूध का कैन लेकर चली जाती है। अगले दिन सुबह रानी उस दूध के कैन को अच्छी तरह से साफ करके चेक करती है कि पहले से पानी तो नहीं है, और ध्यान से दूध दुहकर दूसरे औरत के घर जाती है। दूध ले जाकर बोलती है, सुगना आंटी, जल्दी से दूध ले लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। दूध का कैन लेकर सुगना बोलती है, अरे ओ लड़की, पानी देकर दूध बोल रही है, तुझे क्या लगता है कि मुझे दिखाई नहीं देता? इस तरह वो गुस्से से बोलती है। उनकी बात सुनकर रानी फिर से कैन का ढक्कन खोलकर चेक करती है। अरे ये क्या, कल का तो मैंने सोचा था कुछ गलती से हो गया, लेकिन आज भी ऐसा ही हुआ है। ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस तरह सोचते हुए वो उस कैन को लेकर बड़े दुखी मन से घर पहुंचती है। वो सीधे अपने कमरे में जाकर अकेली बैठकर सोचने लगती है। इतने में सास वहां आती है। क्या बात है बहू, क्या तुम ये सोच रही हो कि दूध पानी में कैसे बदल रहा है? इस तरह सास के पूछने से रानी एकाएक आश्चर्यचकित हो जाती है। सासू माँ, आपको ये सब कैसे पता? मैं सब जानती हूँ, लक्ष्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। लालच बुरी बला होती है, कहते हैं घर के चोर को भगवान भी नहीं पकड़वा सकता, लेकिन हमारे लक्ष्मी ने आज पकड़वा दिया है। आगे से अपनी बुद्धि ठीक करो। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मैं आपको बार बार पैसे मांगकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। मैं फिर कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। इस तरह रानी ने अपने आप को बदला और उस दिन से एक अच्छी औरत की तरह रहने लगी और वो लक्ष्मी का भी अच्छा ध्यान रखने लगी। इस तरह सब लोग खुश रहने लगे। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी।